दोस्तों जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये हैं हरियाणा के कृषि मंत्री। आपको बता दें कृषि मंत्री छाते के नीचे हैं और किसान खुले में अपनी फसल को काट रहा है। कृषि मंत्री आज पहुंचे हैं घरौंडा में स्थित इंडो इजराइल उत्कृष्ट सब्जी केंद्र के अंदर, जहां पर कृषि मंत्री ने आज यहां का निरीक्षण किया, पोलियो हाउस को देखा। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और दोस्तों इसके बाद हम आपकी बात कराएंगे करनाल दौरे के दौरान करनाल में पत्रकार वार्ता में आखिरकार कृषि मंत्री ने कैसे कैसे सवालों का किस तरह से जवाब दिया। आप देख सकते हैं ये पूरी कवरेज दिखा रहे हैं हम आपको अब तक टाइम्स पे, आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कृषि मंत्री ने आज यहाँ पर पौधारोपण भी किया है। आप देखिए कृषि मंत्री के साथ काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, कुछ विदेश से भी लोग पहुँचे हुए हैं और इस सब्जी केंद्र का खास तौर पर निरीक्षण किया गया। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विकास विजय और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों हम पहुंचे करनाल की नई अनाज मंडी के अंदर। आपको बता दें यहां पर हरियाणा के कृषि मंत्री ने दौरा किया है। उससे पहले कृषि मंत्री पहुंचे थे घरौंडा की अनाज मंडी में और उसके बाद इंडो इजराइल जो सब्जी उत्कृष्ट केंद्र है वहां का भी उन्होंने निरीक्षण किया। आपको बता दें छाता लेकर मंत्री जी आज फील्ड में उतरे। आपको बता दें करनाल में पत्रकारों के कई सवालों का जवाब दिया और चंडीगढ़ को लेकर जब हमने पूछा कि चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है तो उनका कहना था चंडीगढ़ यूटी का राज्य है और वो वही रहेगा और पंजाब ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है, वो भी ध्यान भटकाने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं पूरी प्रेस वार्ता, किस तरह के सवाल किए गए और कैसे जवाब मिले। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज हमारा जो सब्जी और बागवानी के फार्मर थे उनका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम था घरौंडा, उसमें आया। उसके बाद घरौंडा की रिक्वायरमेंट चल रही है मंडी में, उसको चेक किया। अभी आपके पास करनाल की मंडी में हूँ, उसके बाद पिपली की मंडी में होऊंगा और यही देखना है कि किसानों की सुविधा के लिए जो हमने व्यवस्थाएं की थी वो सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारे आड़ती भाइयों को, व्यापारी भाइयों को दिक्कत, कोई लेबर की कैंटीन चल रही है नहीं चल रही है, पानी की व्यवस्था है नहीं या नहीं है, लिफ्टिंग का, और हर मंडी में जो पेमेंट जो हमने हमारी टारगेट है कि 72 घंटे में दें, वो चल रही है कि नहीं चल रही है। और ये सारी व्यवस्थाएं हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, जैसी सरकार चाहे वैसे ही चलने लग जाए और हर साल इसमें हम बेहतरी कर रहे हैं। सर समस्या क्या आ रही है? बोनस की मांग कर रही हैं। पिछले दिनों प्रदर्शन भी हुआ क्योंकि गेहूं की फसल इस बार पहले के मुकाबले कम हुई है। देखिए इस पहले से आपने देखा होगा कि ऑल टाइम भाव जो है हाई भाव है इस बार। कपास 11-12 हज़ार रुपये बिक रही है, सरसों का भाव पहले 8,000 था, 6,500 के आसपास है। और हमारे दक्षिण हरियाणा में तो मैं मंडियों में गया हूँ, मंडी में कहीं गेहूँ नहीं आ रहा। 200, 300, 400 रुपये राजस्थान का फार्मर आके या कंज्यूमर आके गेहूँ खरीद के ले जा रहा है। और इस बार मुझे उम्मीद है कि पिछले साल से कम 15-20% गेहूँ मंडी में कम आएगा। और उसकी वजह यह है कि किसान को भी ये इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट है, खबरें हैं, किसान भी जितना गेहूँ उसके अपने घर में रखने की जगह है उतना गेहूँ रखेगा। उसको ये उम्मीद है कि इस बार गेहूँ भी 500-600 रुपये ज़्यादा बिकेगा। यील्ड बहुत कम रही है। बोनस का क्या रहने वाला है? ऐसा है कि जब बाज़ार से ऊपर भाव चलता है, किसान को मिल ही रहा है, तो बोनस का कोई अभी तो मुझे उम्मीद नहीं है। और बोनस का देने का जो अगर प्रावधान भी है तो केंद्र सरकार की सहमति से ही होता है, लेकिन इस विषय में अभी कोई मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। तो किसानों को ज़्यादा रेट मिले इसलिए कम आवक नहीं, किसानों को, मैं भी किसान हूँ और किसानों में बैठे रहता हूँ। किसान खुद तेजी में है, किसान की को उम्मीद है कि इस बार उसकी हर फसल, और वैसे होना भी चाहिए, इन्फ्लेशन है, सब चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि किसान के प्रोडक्ट के भी भाव भी बढ़ रहे हैं। हर चीज़ के किसान की जो है, ग्वार का देख लीजिए, सरसों का देख लीजिए, कपास का देख लीजिए, गेहूं का, तूड़े का भाव इस बार जो है 10-12 रुपये किलो चल रहा है तूड़ा, जो पहले ऐसा भाव कभी नहीं हुआ। एक एकड़ का हमारे दक्षिण में मैंने देखा है कि 20-25 हज़ार रुपये
खेत में ही खरीद लेते हैं प्रति एकड़ में। तो प्राइवेट खरीद भी हो रही है सर इस बार? प्राइवेट खरीद भी हो रही है, मंडी में कम हो रही है, जवानी सौदे ज़्यादा हो रहे हैं। जब लिफ्टिंग होगी, माल आवागमन होगा, तब हम उनसे कहेंगे कि मंडी का टैक्स भी तो। सर कहा गया था सब्जी और फलों का जो है उस पर मार्केट फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन सर कह दिया, लेकिन नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं हुआ। हमने ये कहा है तीन तरह की चीज़ है। एक तो बिनोला वाले प्रोसेसिंग प्लांट थे, उनकी हमारे पास डेलीगेशन मिला था, उन्होंने कहा था जी हमारे यहाँ इंस्पेक्टर नहीं आने चाहिए, जो आपको टैक्स मिलता है उतना टैक्स हम लाइसेंस फीस के द्वारा दे देंगे। यही हमारे से डेलीगेशन मिले सब्जी मंडी के जो व्यापारियों के, उनका भी यही है कि भाई हमारे से वन टाइम ले लीजिए, हर रोज़ का वो नहीं होना चाहिए चेकिंग। तो अब हमने विधानसभा में प्रस्ताव पास करके अधिकार ले लिया है कि मंडी खरीद होने के बाद उनके डेलीगेशन को हम बुलाएंगे, उनसे तालमेल करके उनकी बात को हम सिरे चढ़ाएं। किसानों की पेमेंट 72 घंटे में इस बार होगी। हमारी कोशिश ये है कि 72 घंटे में हो भी रही है, और हमने पोर्टल बनाया है कि जो नहीं हो रही है तो उसको ब्याज देंगे, और जो अधिकारी इस मामले में जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। सरकार द्वारा पारदर्शिता की बात की जाती है, लेकिन हर बार ऐसे खरीद एजेंसियों के ऐसे इंस्पेक्टर को लगा दिया जाता है जिन पर बार बार आरोप लगते हैं। उन पर किसानों ने आरोप लगाए हैं, मंडी के आढ़तियों ने आरोप लगाए हैं, बार बार उनको लगाया जाता है। क्या कहेंगे? इस तरह के उनके ऊपर मामले दर्ज हैं, मामले दर्ज होने के बावजूद भी उनको ही लगा दिया गया। नहीं, देखिए, स्टाफ के मामले दर्ज होंगे वो एक अलग विषय है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, रिकवरी करेंगे, सस्पेंड करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि मामले दर्ज हो जाए तो उसको घर बैठे सैलरी दें। काम तो उनको लेंगे, बेईमानी नहीं करने देंगे। जितने नहीं, सभी की ड्यूटी लगी है। इसके प्रोक्योरमेंट के वक्त में हमारे 3-4 विभाग हैं। मंडी बोर्ड मंडी की व्यवस्था देखता है, खरीद के लिए हमारे एफेड है, फूड एंड सप्लाई है, और हमारा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है। गोदाम के लिए हमारा हैफेड है, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है। तो सभी विभाग मिलकर के काम करते हैं, और इसकी कोऑर्डिनेशन, पेमेंट की कोऑर्डिनेशन फूड एंड सप्लाई करता है। दलाल साहब, एक नया बड़ा मामला सामने आ रहा है कि जो पोर्टल है, पोर्टल पर पोल्ट्री फार्म है या सब्जियों की खेती जहां होती है, आलू की, गोभी की या और खेतियां, उनको भी सब पोर्टल के अंदर दर्शाया जा रहा है कि गेहूं की फसलें हैं। सर, ये पोर्टल के अंदर पिछली इस तरह की कैसे जांच? 2-3 साल में इस तरह की शिकायतें आई हैं कि जो फसल बेचने वाले थे, किसान या कुछ व्यापारी, वो ऐसी ज़मीनों पर भी फसल दिखा देते थे। खेल का ग्राउंड है, स्कूल का ग्राउंड है, शमशान घाट है, लेकिन अब हम हर साल इसमें सख्ती करते जा रहे हैं। और मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये जो पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा का, 100% किसानों के हित के लिए है। किसान को फसल बोते ही उसको, चाहे उसकी फसल ख़राब हो तो उसको बीमा देना है, उसको खराबा देना है, उसके लिए योजनाएं बनानी है, उसको सीधा मशीनरी का पैसा देना है, या उसकी मंडी में फसल लाने का इन्विटेशन देना है। और अब किसान इस चीज़ को समझने लग गया है। अब तो ज़्यादातर किसान अपने आप पोर्टल पे चढ़ाने लग गए हैं। ये बात सर कृषि की हुई। राजनीतिक बात करें तो सर, आम आदमी पार्टी का लगातार वर्चस्व बढ़ रहा है। आपकी पार्टी के नेता जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके से देखते हैं हरियाणा की राजनीति में? कहाँ बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी में? ये एक तो मान सकता हूँ कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े होने जा रही है, कांग्रेस का घट रहा है, और आम आदमी पार्टी जो जनता द्वारा रिजेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो जीते हुए नहीं थे, उनको अपने मोहरे इकट्ठे कर रही है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर इन मोहरों से राजनीति नहीं होगी, जनता के आशीर्वाद से होगी। जनमानस जिसके साथ होगा वही चलेगा। और जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव आए, पंजाब में हमारा संगठन नहीं था, लेकिन 4 राज्यों में जिस ज़बरदस्त बहुमत से बार बार जो सरकारें हमारी बनी हैं, उससे लगता है कि जन समर्थन अभी भी मोदी जी के प्रति है, भाजपा के प्रति है, हमारी नीतियों के प्रति। एक सवाल और सर, आप सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं। कुमारी सैलजा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसी चर्चा है उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है और इस्तीफा देने की पेशकश की है, जो वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या बदलाव देखेंगे उसके बाद हरियाणा की राजनीति में? देखिए, सबसे पहले तो मैं मंत्री से पहले या नेता से पहले किसान हूँ, कृषि करता रहता हूँ, खेतों में रहता हूँ। और कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कमज़ोर हो गया है।
आपने देखा होगा कि 403 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, 450 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस का कोई विचारधारा नहीं है, कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, छत्र पकड़ रखे हैं, इलाके के सूबेदार हैं। अब वो अपने अपने सत्ता के लिए अपने अपने समीकरण साध रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। और मैं तो बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ कि कांग्रेस के टुकड़े होना निश्चित है, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगी, भगदड़ मचना निश्चित है। समय की बात है कि कहाँ नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा तो राजनीति में बदलाव आएगा, आपको लगता है? प्रदेश अध्यक्ष के है क्या, जब कांग्रेस के नेतृत्व पे, कांग्रेस की विचारधारा पर लोग हैं ही नहीं। अब कल परसों बयान दिया हमारे राहुल गांधी जी ने, मैं तो सोनिया गांधी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, उसको मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। अब उनके कहने से मुख्यमंत्री बनते तो अपनी बहन को बुला लेते। तो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि मेरे से बात नहीं की, जवाब नहीं दिया। अब वो उनके वोट उनके दिखा रहे हैं कि उनके पास कितने वोट हैं। 3 कृषि कानूनों पर दोबारा से विचार तो भी चल ही रहा है। हमने मांगे हुए हैं कि किसान जत्थेबंदियों से कि भाई आप अपने नाम दो, हम जो MSP की आपकी करेंगे। और हमारा मकसद ये है कि किसान, जो छोटा किसान है, उसकी आमदनी को बढ़ाए। और मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि आंकड़े जो आए हैं केंद्र के सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के, प्रति व्यक्ति किसान की आय 27 रुपये है। क्या हम 27 रुपये पे छोड़ दें या कुछ करने की कोशिश करें? क्या 27 रुपये पे संतुष्ट हैं? फिर हमें लोग कहेंगे आप कुछ ना करो। लेकिन अगर हमें कुछ करना है तो उसको कुछ न कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। उसी दिशा में सोचते रहते हैं। और चुने हुए प्रतिनिधियों का, सरकारों का दायित्व है कि इस तरह की सोच समझ के कोई नीति लाएं जिससे किसान की आमदनी बढ़े। कुछ भी अगर लागू होगा तो वो किसान जत्थेबंदियों या किसानों की देखरेख में लागू होगा? देखिए, वो तो जत्थेबंदियाँ बदलती रहती हैं। इन कुछ भ्रम फैल गया था पीछे आंदोलन के दौरान। कुछ लोगों को ये था कि सारे देश के किसानों का नेतृत्व यही करते हैं। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव से पता लग गया, पंजाब के चुनाव से यही जत्थेदार सब जगह आमतौर पर इनको जन समर्थन नहीं मिला। और यही चीज़ हम कहते आए। और मैं भारत के किसान का धन्यवाद करता हूँ हृदय से कि उन्होंने सही फैसला किया और उन्होंने ये साबित किया कि जो ये सो कॉल्ड जत्थेदार हैं ये हमारे मालिक नहीं हैं, उनके ऊपर उनका भरोसा नहीं है। और वो अपने जो नीतियां हैं भारत सरकार की, उनमें उनसे लाभ उठ रहा है। और हरियाणा के अंदर अगर किसान आंदोलन की बात हो तो सबसे देश में ज़्यादा हम फसलें खरीदते हैं, सबसे अच्छी मंडियां हैं, सबसे अच्छी ज़्यादा पेमेंट करते हैं। माइक्रो इरिगेशन की योजना है, भावांतर भरपाई की योजना है, देश में कहीं भी नहीं है। बागवानी की बीमा की योजना, एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स सारे हम बांट रहे हैं। आज तक कोई 3200 पोली हाउस लगे हुए हैं। इस साल हमने 50% पोली हाउस नए बनाने की सब्सिडी देने का फैसला किया है। पानी बचाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं। 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने की बात की गई थी, अब 2022 चल रहा है। देखिए, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, इसका फैसला किसान करेगा। अगर आप देखें 2014-15 से कपास का भाव कितना बढ़ा है, 3 गुना हो गया है। सरसों का भाव 3 गुना हो गया है। बाजरे का भाव 800 रुपये होता था, 2600 रुपये, चल 2000 रुपये, 600 हमने दे दिया है। बहुत सारी चीज़ों में, सब्जियों में और में मशरूम में। और मैं तो कहता हूँ जो खारे पानी की ज़मीन है, जो झींगा का उत्पादन करता है, 2.5 एकड़ का किसान 15 लाख 20 लाख रुपये 6 महीने में कमा लेता है। किसान के जो है प्रोग्रेसिव फार्मर आज सैकड़ों की संख्या में थे। मैंने दुकान पर जाकर के उनके प्रोग्रेसिव फार्मर के स्टॉल थे, पूछा भी आप कितना कमा लेते हैं? मुझे एक भी प्रोग्रेसिव फार्मर नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैंने 2.5-3 लाख रुपए प्रति एकड़ से कम कमाया हो। तो हमें इनको प्रेरित करना है, किसान को सुविधाएं देनी है, किसान को फसलों के विविधीकरण के लिए आकर्षण। सर, पोर्टल में कुछ मिली गड़बड़? सर, पोर्टल में कोई मिली है? कोई आपने छानबीन कराई हो पोर्टल में, जो अन्य लोगों ने दूसरी भूमि रजिस्टर करवा दी? ये तो हमेशा कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आखिर फसल ही तो बेचना है। संयुक्त मोर्चा ने 11 से लेकर 17 तक एक प्रदर्शन की बात की है, लगातार प्रदर्शन करेंगे, उसको कैसे देखते हैं? संयुक्त मोर्चा से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हमारे हरियाणा की भूमि पर रहम करें, इसको महाभारत की भूमि ना बनाएं। संयुक्त मोर्चा पंजाब में देखे, राजस्थान में देखे, जहाँ कांग्रेस की शासन है वहाँ देखे। हरियाणा के
सरकार ने किसानों के लिए सबसे ज़्यादा किसान हितैषी नीतियाँ हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ कि कोई भी आदमी, किसान, व्यापारी, नेता देश में प्रदेश किसी प्रदेश की हमारे से बेहतर कोई नीति है वो हमें ला के दे, हम उसको लागू करेंगे। पिछले दिनों जो प्रदेश में पेमेंट कितनी रिलीज हो चुकी है? पेमेंट अभी आप अलग अलग मंडियों में चेक करता हूँ, 3 दिन फील्ड में था, मैं जाके चेक मंत्री जी, चंडीगढ़ पिछले पे दिनों कुछ जो फैसला आग हुआ से सर? फसल चंडीगढ़ पे कुछ जल फैसला गई है, हुआ? उसको लेकर क्या चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, सभी को पता है, और जो सरकारी बिल्डिंग में 60-40 का हमारा हिस्सा है, ये अपनी फेलियर को छिपाने के लिए नए मुद्दे पैदा करते हैं। पंजाब में बड़ा आर्थिक संकट है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि महिलाओं का मतलब 50% आबादी 1000 रुपये महीना देंगे। अब 1000 रुपये महीना देने इतना पंजाब का बजट ही नहीं है। ये इन्होंने घोषणा तो कर दी, सरकार बना ली, लेकिन अब ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद। शुक्रिया। दोस्तों अब ये आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्ट केंद्र के अंदर कृषि मंत्री ने आज यहाँ पर एक पौधारोपण किया। आप देख सकते हैं किस तरह से पौधारोपण किया जा रहा है। आपको बता दें हरियाणा के अंदर इस समय काफ़ी पौधे लगाए जा रहे हैं और सीज़न चल रहा है गेहूं का। कृषि मंत्री का दौरा अपने आप में आज विशेष महत्व रखता है। सुनिए क्या कहना है कृषि मंत्री का। क्या संदेश देना चाहिए? हर साल की तरह इस बार भी हमने 3 दिन का सब्जी का, फलों का प्रदर्शनी यहाँ लगाई है गरोंडा में, और पूरे प्रदेश के किसान को हमने आमंत्रण दिया था। लगभग 5-6 हज़ार किसान इसका लाभ उठा चुके हैं। और यहाँ आने से किसान को हमारी जो स्कीम है कि हम क्या सब्सिडी देते हैं पॉली हाउस पे, क्या बीजों पे, क्या जो मल्चिंग पर या बम्बू स्टैकिंग पर, हॉर्टिकल्चर की जितनी भी स्कीम है तो उनको जानकारी मिल जाती है। एक नई जो पौध है या फसल है, कौन सा बीज आया है उसकी भी, क्योंकि कंपनियों के भी यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, उसकी जानकारी मिल जाती है। और इससे किसान जो है अपने आप को जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का जो करना चाहता है उसको बहुत सुविधा होती है। तो सर अभी भी काफ़ी कम किसान इस रुझान उनका हो पाया, सरकार इतना प्रयास भी कर रही है, सब्सिडी भी नहीं, हरियाणा में धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है। ये किसान थोड़ा सा हाई कॉस्ट है, ये जो सब्जियों की खेती है या पॉली हाउस है या नेट हाउस है, तो उससे थोड़ा डरता है। और हम इनको ये किसानों को समझाते हैं कि हरियाणा सरकार की पूरी, आप चाहे माइक्रो इरिगेशन में लगाएं 85% सब्सिडी है, नेट हाउस, पॉली हाउस में भी हमारी अधिकतर सब्सिडी है, और बीज वगैरह जो है बनवाते हैं उस पर भी सब्सिडी है। और दूसरी, किसान को जो अब हमने उसकी फसल का जोखिम भी अपने ऊपर ले लिया है, बीमा कराना शुरू कर दिया है, हरियाणा सरकार की बीमा योजना आ गई है। और भाव में भी अगर उसको भावांतर का पैसा मिलता है तो उसको जोखिम करने के लिए उसको हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। और अब किसान धीरे धीरे करके सब्जियों और फलों की खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जिस प्रकार गेहूं और धान के लिए मंडियां का बाजार है काफ़ी बड़ा, लेकिन इनके लिए अभी तक ऐसे कोई बाजार की व्यवस्था नहीं, जिसकी वजह से किसान पीछे हटता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी हमारे गन्नौर में बनने जा रही है। उसका टेंडर हफ्ते 10 दिन में कभी भी खुल जाएगा, और ये मंडी 550 एकड़ में होगी। 7-8 हज़ार करोड़ रुपये इसमें लगेंगे। और इतनी बड़ी मंडी होने के बाद मैं समझता हूँ कि ये जो इलाका है वो बदल जाएगा, किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और यहाँ से यही नहीं कि देश में ही नहीं, विदेशों में भी सब्जियाँ और जो फल हैं वो जाएंगे। किसान को कौन सी अधिकतर फसल करनी चाहिए जिससे उसकी इनकम ज़्यादा? नहीं, किसान को सही मायने में तो किसान को खुद समझ है क्या करना चाहिए। वे हमारे यहाँ बेबी कॉर्न का काम करते हैं, मशरूम का काम करते हैं, शहद पालन का काम करते हैं। जैसी उसकी मौसम है, ज़रूरत है, लैंड है, उसका साधन है। और जो खारे पानी की ज़मीन है वो फिशरीज़ में, झींगा पालन में बहुत अच्छा उत्पादन करके बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो अब हमने स्कीम बनाई है कि उनको हम इनाम भी देंगे, उनको ट्रेनर फार्मर बनाएंगे, और वो दूसरे किसानों को